न्याय की पुकार संस्था की जो फैक्ट फाइंडिंग है उसमें और दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट फाइल हो रही है उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, मेरे साथ हैं एडवोकेट जाहिद ताज अली जो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। इनसे बात करते हैं जमातियों का मामला। जिस तरह से लगातार 2 महीने हुए हैं लेकिन टीवी से जमातियों की खबर अभी तक गायब नहीं हुई। आमतौर पर जो मोदी मीडिया कहें या गोदी मीडिया कहें, वो जल्दी जल्दी खबरों को और मुद्दों को निपटा देता है और फिर से एक नया मुस्लिम विलेन सामने ले आता है हर हफ्ते, जैसा उसका पिछले 6 साल में रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि जमात का मामला लगातार चलता जा रहा है, खिंचता जा रहा है और जमात के एंगल में अब दिल्ली दंगों का भी एंगल भी डाल दिया गया है। तो इस पर एक रिपोर्ट अभी सामने आई है जिस पर आज खुलासा करेंगे। हमारे साथ जाहिद ताज अली हैं, ये इस पर पूरी रिपोर्ट रखेंगे कि ये मामला कब तक खिंचेगा और क्यों खिंचेगा। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक अभी आपने तबलीगी जमात का मामला उठाया है तो इसके पीछे तो सरकार की एक दूरदर्शी नीति है। एक तरफ सरकार कहती है कोर्ट में कि हम इसमें जो है सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है तबलीग वाले मामले में, जो तबलीग जमात से जुड़ा है मामला, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि पूरे देश में कोरोना फैलाने में तबलीग जमात का षड्यंत्र है, बल्कि षड्यंत्र ही कहा गया, लापरवाही कहीं शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। और जिस तरह से सरकार और मीडिया दोनों वक्त बा वक्त इसको उठाते आ रहे हैं, हर जगह जो है तबलीग जमात को जो है जैसी मुद्दा खत्म होता है फिर तबलीगी जमात आ जाती है। आप देखिए प्राइम टाइम पे जगह पा रहा है तबलीगी जमात, जबकि उन बातों को लगभग 2 महीने हो गए हैं। उस बीच पूरा कितना घटनाक्रम आप देखेंगे कि देश में किस किस तरह से जो है मामले हुए हैं, चाहे वो दारू के ठेकों को लेके हो, शराब के ठेकों को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग की जो है पूरी तरह से मखौल उड़ाया गया हो, चाहे मजदूरों के मुद्दे पे हैं, लेकिन आप देखिए मीडिया में वो सब मुद्दे गायब हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि बहुत जल्दी इस साल चुनाव है बिहार में। और बिहार में चुनाव है, वहाँ काफ़ी प्रतिशत जो है बहुत भारी मात्रा में समुदाय विशेष के लोग रहते हैं। और जिस तरह का नीतीश कुमार का सीए और एनआरसी पर पक्ष रहा है, जिस तरह का सीए और एनआरसी पर नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया है, उससे कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय नाराज है बिहार के अंदर। तो बीजेपी इसमें जो है पूरी तरह से इस पूरे फ़ायदा उठाना चाह रही है, एक तरह से पास ओवर लेना चाह रही है इस पूरे मामले में। और कहीं ना कहीं जो है इससे एक माहौल और दोहरीकरण जो है बिहार की आने वाले चुनावी राजनीति में वो उसका लाभ लेना चाहती है। मैं आपको बताऊं, शुरू से ही नीतीश कुमार जिस तरह से जो है अगड़ी पंक्ति के नेता रहे हैं बिहार में, सरकार को उन्होंने के ही नेतृत्व में बनी है और सरकार को लीड किया। नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया है बिहार में पिछले 15 सालों में जो भी, और सहयोगी रही है भाजपा। अब की बार भाजपा की रणनीति दूसरी हो सकती है इसमें, इसीलिए तबलीगी जमात के मामले बिहार से भी बहुत उठाए जा रहे हैं कि भाई वहाँ पे मिले, फला जगह मिले, फला जगह मिले। इस सब के इतर ये तो सब आप देख ही रहे हैं, पूरा माहौल जिस तरह का चल रहा है। यहाँ तक कि माहौल इतना गर्माया हुआ है कि पूरी दुनिया की मीडिया में भी कहीं ना कहीं ये मुद्दे भारत की राजनीति में तो छाए हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में भी छाए हुए। अभी आपने देखा होगा कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक है, उन्होंने भी दिल्ली दंगों को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। तो इससे ये पूरा जाहिर होता है मामला कि सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा है जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 2 से 3 महीने, चाहे CNRC का मामला रहा हो, चाहे कोरोना का हमारा टाइम रहा हो, इसमें घटा है। जी, मेरा सवाल यह है कि जैसे दिल्ली दंगों की जांच भी चल रही थी, लॉकडाउन में उसमें बड़ी तेजी से बढ़ोतरी आई, गिरफ्तारियां लगातार होने चाहिए। इन्होंने कहा कि हम 700 से ज़्यादा गिरफ्तारी की हैं, लेकिन अभी एक सांसदों की अभी एक मीटिंग हुई थी, मुस्लिम सांसद खास करते उसमें, तो उसमें उन्होंने कहा कि 4000 से ज़्यादा, जो बसपा के सांसद है सहारनपुर के फजलुर रहमान, उन्होंने कहा 4000 से ज़्यादा मुसलमानों की गिरफ्तारी की है और मुसलमानों की तरफ से FIR अगर कोई दर्ज कराने गया वो नहीं ली गई। जो दिल्ली दंगे कनेक्शन में जमात का कनेक्शन जोड़ा गया, इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, मेरा कहना यह है, मैं आपको बता दूं, आप तबलीग का और उसका भी अगर पूरा आंकड़ा उठाएंगे या पूरा इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे मामले को, तो तबलीग से जुड़े गए लोगों को भी उठाया गया है इस मामले में। काफी उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है और कहीं ना कहीं उनको दंगों से भी जोड़ने की कोशिश की गई है। जहां तक बात है कि फैसल का जिक्र कर रहे हैं, राजधानी पब्लिक स्कूल का, हाँ, बिल्कुल उसमें भी है। उसके अलावा भी देखिए, दिल्ली पुलिस कोई भी सूची करने को तैयार नहीं है, जारी करने को तैयार नहीं है कि कितने लोगों के
खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, किस किस सेक्शन में हुआ, सरकार इस पे बताने को कोई तैयार नहीं है। इस बीच लॉकडाउन के बीच आप पता करेंगे तो बहुत सारे जो है लोगों को उठाया गया है और 160 का नोटिस ऐसे ऐसे लोगों के पास दिल्ली पुलिस द्वारा भेजा जा रहा है जिनका कहीं से कहीं तक कोई वास्ता नहीं है। उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है बाकायदा, और उसमें कुछ लोगों के साथ में बार्गेनिंग भी की जा रही है जैसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं आपको एक नया मामला बताने जा रहा हूँ, एक नया खुलासा करने जा रहा हूँ और आपके दर्शक भी इस पे ध्यान दें और आप भी ध्यान दें। ये बहुत अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक न्याय की पुकार नाम की एक संस्था है जो दिल्ली दंगों में सेल्फ फैक्ट फाइंडिंग कर रही है। ठीक है, उससे जुड़े हुए एक नीरज अरोड़ा नाम के हैं, वो वकील हैं। खास बात ये है कि वो इस संस्था से तो जुड़े ही हैं लेकिन वो एनआईए के भी वकील हैं। अच्छा, वो एनआईए के भी वकील हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव सरकार से दिखता है जब वो एनआईए के भी वकील हैं और इस संस्था में भी हैं। इसके अलावा एक एसएन श्रीवास्तव साहब हैं जो रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अच्छा, उनके कई बयान बहुत विवादास्पद रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बने रहना चाहिए। उन्होंने गीता को भी राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा की बात कही है, संविधान के सर्वोपरि उसको माना है। और एसएन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं इस मामले में पूरी तरह से इसमें रिपोर्ट में बता रहे हैं। और एसएन एक बयान और भी होता है कि मुसलमानों को 2म दर्जे का। हाँ, वही एसएन श्रीवास्तव जी हैं। आप देखिए जिस देश के न्यायाधीश, इतने बड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि न्याय किस तरह का हो रहा है आजकल न्यायालयों में। तो मैं ये बता रहा था आपको कि एसएन श्रीवास्तव जी ने, और इस रिपोर्ट में जो जोड़ा गया है इसमें एक बात ये बताई गई है कि एक तो इन्होंने कहा कि हमने इसमें बातचीत नहीं की मुसलमानों से। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि हमने केवल एक पक्ष को ही, बहुसंख्यक समुदाय में ही इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की है, वहीं के लोगों की बातचीत की है और उसमें पूरा खाका तैयार करके इन्होंने माननीय गृह मंत्री जी को सौंपा है, अमित शाह जी को। और कमाल यह है कि जब से इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है तब से दिल्ली पुलिस धड़ाधड़ चार्जशीट फाइल कर रही है, लगातार चार्जशीट फाइल कर रही है। कमाल यह है कि इस न्याय की पुकार संस्था की जो फैक्ट फाइंडिंग है उसमें और दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट फाइल हो रही है उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे दिल्ली पुलिस कॉपी पेस्ट कर रही है। अच्छा, यानी डेटा कहीं और से आया और उसको दिल्ली पुलिस कॉपी पेस्ट कर रही है जिस तरह का मामला है। अब एक तरफ देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में कहा कि दिल्ली दंगों के दौरान लगभग 300 लोग बाहर से आए। अच्छा, कहा संसद में, बिल्कुल कहा, संसद में कहा था उन्होंने। कहा इस न्याय की पुकार नामक संस्था कहती है कि 7,000 से ज्यादा लोग बाहर से आए और इसमें इतने कई संस्थाओं को, कई इंस्टीट्यूशन को इनमें जिम्मेदार भी माना है। पॉपुलर फ्रंट हो, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, और उसके बाद से ही इन संस्थाओं या इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां दिल्ली पुलिस ने बहुत तेजी से की हैं, बहुत तेजी के साथ की हैं। इसमें पूरा था और एक इसमें फोरेंसिक टीम भी जुड़ी हुई है। अच्छा। जिसमें जो है फोरेंसिक टीम से जुड़े जो एक व्यक्ति हैं, मैं आपको उनका बता दूं कि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इशरत जहां केस में भी फोरेंसिक गुजरात वाले अच्छा। उन्होंने काम किया था। तो जब तत्कालीन गृह मंत्री जो आज के भारत सरकार के, तब वो गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। तो ये पूरा जो मामला है, पूरा जिसको क्रोनोलॉजी कहते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी, ये क्रोनोलॉजी आप समझिए। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जो गृह मंत्री गुजरात के होने के टाइम पे जो लोभी उनके साथ थी, अब वो देश के गृह मंत्री होने के साथ, यानी आदमी वही है, बस अब थोड़ा नेशनल लेवल पे आ गए हैं। हाँ, ये मैं आपको ये बता रहा है, सर डोगरा जी हैं। तो इस तरह का जो पूरी क्रोनोलॉजी है आप समझिए। तो दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा है इसके बाद से, और एक तरफ से मैं ये आप आरोप मान लीजिए या ये आप मेरा दुख मान लीजिए, ये मेरा कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो हो रही है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक तरफा, और पुलिस जो है कहीं ना कहीं बायस्ड हो गए इस पे काम कर रही है। अच्छा, क्या दिल्ली पुलिस का कोई ऐसा डेटा भी आया जिसमें बताया जाए कि इसमें मुसलमान कितने गिरफ्तार हुए? नहीं, क्योंकि इल्जाम लग रहे हैं बड़े बड़े सांसद। नहीं, कोई डेटा अभी तक नहीं आया है। कमेटी बनी है, अगर ऐसा कोई डेटा होता तो पब्लिक डोमेन में होता। अच्छा। ऐसा डेटा भी मुझे नहीं लगता। मैं आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन पीरियड की आड़ में सरकारों ने जो बड़े काम किए राजनीतिक स्तर पे या अर्थव्यवस्था के स्तर पे, जो काम हुए, घोटाले हुए, जो हुआ वो तो अलग हुआ ही, लेकिन अगर आप इसको मामले को भी देखेंगे तो इसमें भी बहुत बड़ा आमूल चूल उन्होंने काम किया है और एक तरह से जो है एक टारगेट बेस को लेकर काम किया है। आपने एक जिक्र किया कि बिहार का चुनाव आने वाला है, तो बिहार तक के चुनाव तक इसे घसीटेंगे इस मामले को? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा था, जिस तरह की भाजपा की
नीति रही है, भाजपा और संघ परिवार की नीति रही है, आप उनका देख लीजिए। ये इसलिए नहीं कि वो किसी के पॉलिटिकल राइवल हैं या वो हैं, मैं तो भाजपा के इतर भी कहता हूं कि जो सेकुलर पार्टियां कुछ रही हैं, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जिनका काम जो है देश के जो है फैब्रिक को मजबूत करना था, जिनको जो है कम्युनल हार्मोनी को और जो है मजबूत करना था, उसकी बॉन्डिंग बढ़ानी थी, उनके अभी जो रवैया है वो कोई खास नहीं रहा है। उसके पीछे चाहे डर हो सरकार का या किसी भी तरह का है, तो विपक्ष तो नगण्य है, विपक्ष में बिल्कुल दमखम नहीं बचा है। विपक्ष वातानुकूलित है, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, विपक्ष पूरी तरह से वातानुकूलित है, वो वातावरण के अनुसार कार्य कर रहा है। तो पूरी तरह से जो है पास ओवर दे दिया है सरकारों को, और विपक्ष की भूमिका नहीं है। इसलिए ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप जैसे पत्रकारों की और इस देश के, नहीं आप जैसे वकीलों की हैं जो ऐसे नहीं वकील भी हैं, हमारे बहुसंख्यक समाज के एक बहुत बड़े जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में आस्था रखते हैं, वो सब इसे मजबूत करने में और दिन रात लगे हुए हैं। और मैं तो यही अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं मेरा एक सवाल हो रहा है सर जी, इस तरह की ये प्राइवेट संस्था, एक तरह से प्राइवेट ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि एनआईए से हटके भी काम कर रहे हैं। एनआईए तो होते तो अजीत डोभाल के साथ काम करते हैं। दूसरा सीबीआई का मना कर देना, क्या सीबीआई जांच करेगी तो पोल खुल जाएगी इनकी? नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा था मामला क्या है। मामला यह है कि सरकार चटबी अपनी पटबी मेरी और अंटा हमारे पापा जी वाला हिसाब है कि सरकार एक तरफ इतना जो है भोकाल मचाए हुए है, मीडिया चैनल्स आरोप लगा रहे हैं, को किसी तरह की कार्रवाई उन पे नहीं हो रही है, किसी तरह की लगाम उन पे नहीं लगाई जा रही है, सूचना प्रसारण मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है शिकायत देने के बावजूद भी। एक तरफ सरकार माहौल बना रही है, उनके सरकारी के जो नुमाइंदे हैं वो बाकायदा मीडिया में माहौल बना रहे हैं तबलीग जमात के और एक समाज विशेष के खिलाफ। पूरा जो है ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना को उन्होंने क्रिएट किया है। और एक दूसरी तरफ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजें, क्योंकि सरकार जानती है सच्चाई क्या है, तो सरकार उसका लाभ अपने हिसाब से लेगी, उसका भोकाल अपने हिसाब से बनाएगी। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये जो संस्थाएं हैं जो जांच कर रही है, इनका क्या लेना देना है सरकार के साथ और सरकार के पिछले कारनामों के साथ। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी ही एक संस्था से, वो प्राइवेट संस्था से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार कराती है और उसकी ही कॉपी पेस्ट दिल्ली पुलिस उस पर ही अमल करते हुए नजर आ रही है, जैसा फिलहाल माहौल उसी तरह से दर्शा रहा है। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले अपडेट में आपसे मुलाकात होगी।